हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो सब लोग। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। और बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, और आज सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 है। तो मैं उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे, जोरदार होंगे। लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को वो सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। हाँ जी, सो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। हाँ, पहले एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो। सब कुछ अगर आवाज मेरी सुनाई दे रही है अच्छे से तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर चलेंगे सेशन में आगे। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। सब बढ़िया हो, एकदम मस्त मस्त मस्त। ओके ओके, चलो फिर सब कुछ अच्छा है ना। तो यार आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, है ना। और जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें काफी सारी थ्योरी थी, आप लोगों ने देखा। आज इस वाले सेशन में थ्योरी वोरी नहीं होगी, कम होएगी, मतलब थ्योरी वाला पोर्शन काफी कम रहेगा। और आज समझने वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा, है ना। थोड़ा सा थ्री में हो सकता है आपको विजुलाइज करना पड़े, मैं कोशिश भी करूंगा। थोड़ा कोई एक आधा थ्री मॉडल दिखा दिया जाए, तुम खुश हो जाओगे जिससे, है ना। तो उसके थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपसे वापस यही कहूंगा कि बेटा मॉडल्स पे ज्यादा वो नहीं करना है, ज्यादा उस पर रिलाई नहीं करना है। ज्यादा रिलाई करना खुद के समझने में ना, हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट है थ्री में, है ना। तभी अगर मान लो कभी कोई एग्जाम में कोई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन गया तो उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद एक और चीज देखो, मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन अपना बचा हुआ है। वो वाला पोर्शन मैंने आज रिकॉर्ड कर दिया है, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल, है ना। उसका जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो भी नहीं पता, लेकिन आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बचे हुए पोर्शन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, कोई भी पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिर नहीं बचने वाला है। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, डन। तो स्टार्ट करेंगे फिर, आप सब लोग रेडी हो। हाँ जी, स्टार्ट कर दिया जाए जनाब। हाँ, टेस्ट तो संडे को होगा ना तुम्हारा। अबे संडे को होगा ना टेस्ट, तो टेस्ट में तो वही आएगा तुम्हारा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा ही आएगा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, है ना। और देखो मैं एक चीज और बता देता हूं यार, जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपको पोर्शन आपको पढ़ने के लिए दिया है ना, वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसको एक बार में याद नहीं होगा, है ना। कोई सोचे कि मैं एक बार में उसको याद कर लूंगा, नहीं हो पाएगा बेटा। वो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा ना, तो उसको 2-3 बार रिवाइज करना। ऑलराइट, तभी जाके वो याद होगा। क्लियर, डन। करें फिर सेशन को स्टार्ट। तो सारे लोगों का ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, इधर उधर कहीं नहीं देखना। अगले 1.5 घंटे एकदम बढ़िया ढंग से एक जगह बैठना, पानी वानी जो भी है वो साथ में लेके बैठ जाना। आगे बाहर बाहर कहीं इधर उधर कहीं जाना है तो जाके आ जाओ, या आगे होंगे अब कहीं मत जाना, आ जाओ फिर आ जाओ। तो बेटा आज हम लोग सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं, तो जी देखिए, आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। फिर मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, इनकी कैलकुलेशन। और अगर हमारे पास टाइम रहा, अगर आप लोगों ने चाहा, तो हम लोग सबसे लास्ट में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। यस यस यस। तो बेटा बोर्ड्स का तो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर ही चुके हैं, बोर्ड्स की तो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर ही चुके हैं, है ना। तो जो बच्चे जिन लोगों का अपना स्टेट बोर्ड का देख लेना, है ना। अगर उनके स्टेट बोर्ड में सॉलिड स्टेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन जेई के सिलेबस में हम लोग जेई के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो तो हेडिंग लिखो आज सबसे पहले, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज यूनिट सेल। देखो सुनो एक मेरी बात, इसमें आपको केमिस्ट्री कम मिलेगी, मैं फिर कह देता हूं, ज्योमेट्री ज्यादा मिलेगी। इस पूरे चैप्टर में, है ना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं केमिस्ट्री आएगा। आइए आइए आइए। हाँ जी, देखो क्या कहता है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है क्रिस्टल लैटिस की, कि द 3 डायमेंशनल ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली का मतलब समझते हो ना, एक फिक्स अरेंजमेंट, है ना, जो एक पर्टिकुलर चीज के बाद रिपीट होता हो, ऑर्डरली अरेंजमेंट, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो लिखता है द 3 डायमेंशनल ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। देखिए हो सकता है ये चीज आपको अभी एकदम से ना समझ में आए, लेकिन मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आप लोगों ने क्यूब बनाया कभी, क्यूब भाई लोगों, क्यूब बनाया क्या आप लोगों ने कभी। देखो मैं आपके सामने क्यूब बना के दिखाता हूं। सर क्यूब तो काफी बार बनाया है, आज कुछ आप अलग बता रहे हो तो बताओ।
देखो एक बढ़िया सा क्यूब बनाते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लो मैंने ये क्यूब, मैं क्यूब बना रहा हूं, है ना। ये वाला क्यूब है, एक बार के लिए सोचो, ठीक है। ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है ना सर, अभी पूरा नहीं बना क्यूब, है ना। लो चलो पूरा बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। लो जी, ये वाला क्यूब देखना, बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या किया है, इस क्यूब को काट दिया। क्या बात कर रहे हो सर, पहले तो बना रहे हो फिर काट रहे हो। सुनियो कैसे काट दिया। पहली बार मैंने इस तरह से काटा, सुनना सुनना, ये देखो इस तरह से मैंने इस क्यूब को कट कर दिया, देख रहे हो, बीच से काट दिया, मतलब कहने का ये है ना, ऐसे बीच से काट दिया। ठीक है सर, अब काट रहे हो तो क्या करें। और देखो एक बार मैं इस क्यूब को और काटना चाहता हूं, ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, आओ देखना। हाँ ये क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सब्र करना, है ना, थोड़ा समझ करना, हाँ सब्र करना, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करने का, है ना, जल्दी का काम शैतान का, वो तुम्हें पता ही है। तो देखो एक बार मैंने इसको इस तरह से काट दिया, इस तरह से देखो बीच से काट दिया, कहने का मतलब ये है, ये देखो बीच से काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, समझ में आ रही बात। और तीसरी बार मैं इसी क्यूब को ऐसे काटने वाला हूं, समझना गौर से, देखते जाना भाई, है ना, हिम्मत मत हारना कि सर ये क्या हो गया है। अभी ये समझाने के लिए बेटा, अगर आप लोग इसको बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी बने ना तो घबराना मत, है ना, अगर ना भी बने ना तो भाई ज्यादा टेंशन में मत आना, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखो ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, सर क्या जबरदस्त चीज बन गई, एकदम जोरदार। और फिर मैंने इसको इससे मिला दिया, वाह वाह, चेक करियो जरा। और फिर मैंने इसको इससे नहीं 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 नहीं, गलत गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। देखियो देखियो एक बार, कहीं पे कुछ तो मिसिंग है, कुछ मिसिंग है क्या। ये ऐसे कट रहा है, ये भी ऐसे कट रहा है, ये भी ऐसे कट रहा है। एक दिक्कत होगी छोटी सी, बताओ दिक्कत क्या हुई है, बताओ दिक्कत क्या हुई है। हाँ भाई, एक छोटा सा पंगा हो गया इसमें, पंगा सिर्फ इतना सा हो गया कि ये वाला जो था ना, अभी यार पूरा हटाना पड़ेगा, बताओ इतनी मेहनत खराब हो जाएगी अपनी। कलर चेंज करें, इससे क्या दिक्कत है, अरे भाई इसमें क्या दिक्कत हुई, कलर चेंज क्यों करें, क्या कुछ परेशानी आ रही क्या भाई कलर में। देखो ये ऐसे कटा हुआ है, ये वाला भी ऐसे कटा हुआ है, ये वाला भी ऐसे कटा हुआ है, लेकिन छोटी सी एक दिक्कत ये है, छोटी सी एक दिक्कत ये है की देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक हो पाएगा क्या मामला। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। देखो सुनो, इस तरह का मैंने एक अरेंजमेंट लिया है, इस तरह का मैंने एक अरेंजमेंट लिया है। इसमें देखो क्या करें, मैंने यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखियो देखियो देखियो, यहां पर देखो इसको ऐसे बनाना था, है ना, जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला दिक्कत कर रहा है, इसको ऐसे बनाना था, यहां पर नीचे इस साइड से बनाना था, ये उल्टा बन गया। मैं वापस बनाता हूं, वापस बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, या इसी में समझा दें क्या, समझ में आएगा क्या इसी में, किसी तरह से नहीं समझ में नहीं आएगा, फिर तुम बोलोगे सर लफड़ा हो गया इसमें। चलो 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 वापस बनाते हैं पूरा। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आएगा क्या, अभी समझाया नहीं है कुछ, कह रहा सर समझ नहीं आ रहा, समझाया क्या अभी भाई, अभी समझाया नहीं कुछ, क्या समझ में आएगा, देख अभी देखना, वापस बना देते हैं इसको, वापस बना देते हैं साहब, कोई बात नहीं, वापस बना देते हैं, ऐसी क्या बात है, सीधा बन गया ये तो। हाँ लो देखियो, ये सॉलिड स्टेट में यही पंगा है भैया, यहाँ पर टीचर के साथ साथ ये सारा सब कुछ ये भी करना पड़ता है भाई। लो 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 लो, ये देखो इस तरह से काटा है मैंने, है ना, ये क्यूब को इस तरह से काट दिया, और मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया। अब की बार सही हो गया मामला, अब की बार एकदम जोरदार है भाई, है ना, अब की बार एकदम बढ़िया है। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद मैं इसे तिरछा काट देना चाहता हूं, बिल्कुल बीच से काट देना चाहता हूं, लो सर काट दो। ये देखो क्यूब को मैंने 3 तरह से काटा है, और अब आपको कहानी समझ में आएगी जो मैं आपको एक्चुअली समझाना चाहता हूं, है ना, अब समझ में आएगा
जो मेरे दिल की बात है वो तुम समझोगे। अब देखना, ये मैंने आपको एक क्यूब बनाया है, आपको ऐसा लग रहा है 3D में 3D अरेंजमेंट जैसा है भाई लोगों? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक 3D अरेंजमेंट है ये वाला? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये 3D अरेंजमेंट है? ऑब्वियस सी बात है, जो क्यूब होता है वो तो 3D तो होती है। अब मैंने क्या किया, देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, इनको आप गौर से समझना। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, इन पॉइंट्स पे क्या रख दिया मैंने? इन पॉइंट्स पे कोई एटम रख दिया, या कोई मॉलिक्यूल रख दिया, या फिर कोई आयन रख दिया। मैं ऐसे कह देता हूं, मैंने इन पॉइंट पे कुछ पार्टिकल्स रख दिए। ये देखो, यस, ऐसा दिख रहा है क्या आप लोगों को? ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को? चेक करना जरा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपके सामने दिखाया गया है? अरे बोलो ना भाई लोगों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो आपको दिखाया गया है? ऐसा लग रहा है? ये जो पॉइंट्स हैं बेटा, इन पॉइंट्स को मैंने नाम दिया है लैटिस पॉइंट्स। इसको क्या बोला जाता है? लैटिस पॉइंट्स। अच्छा, ये जो लैटिस पॉइंट्स है, इस लैटिस पॉइंट पे क्या हो सकता है? सर, इस लैटिस पॉइंट पे कोई एक एटम रखा हो सकता है, इस लैटिस पॉइंट पे कोई एक मॉलिक्यूल रखा हो सकता है, या फिर कोई एक आयन रखा हो सकता है। डिपेंड करता है कि ये लैटिस किसका है। तो ये जो पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? है भाई लोगों, इसमें कोई दिक्कत है? सर नहीं दिक्कत है, आसान है। अभी तक समझ में आ रही मेरी बात? यस, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखना, क्या आपको ऐसी फील आ रही है? सर कैसी? क्या आपको ऐसी फील आ रही है क्या कि ये जो पूरा लैटिस है ना सर, एक यूनिट ऐसी है, एक चीज ऐसी है जिसके रिपीटेशन से ये पूरा लैटिस बना हुआ है? सर कौन सी चीज है वो? अभी मैं आपके सामने दिखाता हूं, देखो, अभी मैं आपके सामने दिखाता हूं। क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा लैटिस है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा लैटिस है, ये इस छोटी सी यूनिट के बार बार रिपीटेशन से बन रहा है? ऐसा लग रहा है ना? छोटा सा क्यूब निकाल दिया मैंने इसमें से। भाई ये बड़ा वाला क्यूब था, इस बड़े वाले क्यूब में से एक छोटा सा क्यूब, जिसको मैंने अलग कलर से दिखाया ना, एक अलग कलर से दिखाया, देखो येलो कलर से दिखाया। यस, ऐसा लग रहा है ये जो छोटा वाला कलर है, इसके इस छोटे वाले क्यूब के जस्ट पास में भी ऐसा ही क्यूब है, उसके पीछे भी एक ऐसा ही क्यूब है, इसके ऊपर भी एक ऐसा ही क्यूब है, ऊपर वाले के पीछे भी ऐसा ही क्यूब है। ऐसी फील आ रही है क्या आप लोगों को? यस। तो बेटा ये जो छोटी सी यूनिट आपको दिख रही है, जिसके बार बार रिपीटेशन से पूरे लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, इस छोटी सी यूनिट को बोला जाता है यूनिट सेल। इस छोटे से यूनिट को क्या बोला जाता है? यूनिट सेल। बस सिंपल सी कहानी है ना? जैसे मान लो आप एग्जांपल ले लो, जैसे घर बनता है, तो घर बनाते टाइम दीवार बनती है ना, तो दीवार में जो होती है ना ब्रिक, वो अगर मान लो वो जो पूरी दीवार है वो एक लैटिस है, एक बार के लिए मान लो वो जो पूरी दीवार है वो एक लैटिस है, तो दीवार किससे मिलके बनी है? ब्रिक से मिलके बनी है ना? ब्रिक आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ ब्रिक लगी हुई है, तो वो जो ब्रिक होगी बेटा उसको बोला जाएगा यूनिट सेल। तो किसी भी लैटिस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको अगर आप रिपीट कर दो हर डायरेक्शन में, है ना, हर डायरेक्शन में अगर उसको रिपीट कर दो, तो ऐसे यूनिट सेल को बोला जाए, ऐसी छोटी यूनिट को बोला जाएगा यूनिट सेल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इतना बड़ा लैटिस तुम्हें दिख रहा है, ये जो क्यूब दिख रहा है, इसमें ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब हैं? ये जो मैंने यूनिट सेल बनाई है ना, ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब दिख रहे हैं तुम्हें? अभी थोड़ा बहुत तुम्हारी ज्योमेट्री का पता लगेगा, है ना? बताओ बताओ, देखें ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब दिख रहे हैं आपको इस यूनिट सेल में? जल्दी बताइए जरा, आए लोगों जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब ब्रिक, वो वाली ब्रिक नहीं, कितने हैं? 8 है, 8 है ना, है ना? ये चीज काम में आएगी, ये चीज काम में आएगी दादा, याद रखियो इसको। इस बड़े वाले क्यूब में छोटे वाले क्यूब कितने हैं? 8 है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर इसको बनाएं कैसे, है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसको बनाएं कैसे, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे बनाना है इसको। सुन लो सुन लो सुन लो, देखो इसको कैसे बनाना है। आपको क्या करना है, अगर ना भी बनाओ तो ऐसा जितनी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी बना लेना। देखो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा क्यूब बनाना है ना? अभी पता नहीं कैसे बनेगा। देखो एक छोटा सा क्यूब बनाना है, एक सिंपल सा क्यूब बनाना है। ये आपने क्यूब बना लिया, ठीक है? एक सिंपल सा क्यूब बनाओ, और इस क्यूब को बेटा 3 तरह से काट दो, है ना? इस क्यूब को 3 तरह से काट दो, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और एक बार बीच में से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बीच में से काटा, एकदम ऐसे बीच से ऐसे। तो ऐसे काट दो एक बार, है ना? ऐसे काट दिया, ठीक है? एक बार बीच से काटो, लो जी,
ये लो सर, बीच से काट दिया, ठीक है, और एक बार ऐसे काट दो। लो जी सर, आपने कहा तो हमने ऐसा काट दिया, ठीक है। एक बार आप क्या करो, बीच से काट दो, ये लो जी, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, सर मिला दिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, सर मिला दिया। ये लो जी, ये बन गया आपका क्यूब, है ना। इसी की हम लोग बात कर रहे थे, इसी की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो अगर आपने बना लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना पाए तो समझ लो, है ना, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बेटा, समझ में आना चाहिए कि लैटिस पॉइंट्स का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, इसी 3D अरेंजमेंट को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। और ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, इन पे कौन रखा हुआ होगा? इस पे एटम रखा हो सकता है, मॉलिक्यूल रखा हो सकता है, या फिर आयन रखा हो सकता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो एक तरह का अगर कोई बोले कि लैटिस क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे कि लैटिस अपने आप में कुछ बहुत अलग चीज नहीं है। एटम्स के 3D अरेंजमेंट को लैटिस कहते हैं, है ना। जो पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट होता है उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। सिंपल, इतना सा ध्यान रखो, है ना। और ये जो 3D अरेंजमेंट है, ये रिपीट होना चाहिए, है ना, ये रिपीट होना चाहिए। देखो, जैसा ये अरेंजमेंट है, इसके जस्ट पास में भी ऐसा ही अरेंजमेंट है, इसके ऊपर भी ऐसा ही अरेंजमेंट है, इसके साथ में भी ऐसा ही अरेंजमेंट है। सिंपल चीज है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब यूनिट सेल की डेफिनेशन जो मैं आप लोगों से कह रहा था ना, ये देखो, ये रही यूनिट सेल की डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। यूनिट सेल की डेफिनेशन भी आपके सामने मैं कह रहा था, द स्मॉलेस्ट यूनिट, वो छोटी सी यूनिट जो बार बार रिपीट होती हो हर डायरेक्शन में, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन में, हर बार रिपीट करो, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, हर तरफ अगर आप उस यूनिट सेल को, उस छोटी सी यूनिट को रिपीट कर दो, तो आपका क्या मिल जाएगा? प्रोड्यूसेस ए कंप्लीट लैटिस। जिससे आपका कंप्लीट लैटिस प्रोड्यूस हो जाए, उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोला जाता है? यूनिट सेल कहा जाता है। ठीक है दादा, क्लियर है क्या भाई लोगों? यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? यस। कोई कह रहा ब्रेविस लैटिसिस क्या होता है? अबे अभी ये तो देख ले, ब्रेविस की बात तो बाद में आएगी, है ना। नोट करो, नोट करो, ये वाला नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे भाई लोगों। अगर हो जाए तो डन लिखना, आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होता है 3D, 3D में होता है। कबे कहां से पढ़ गया तू? मैथ्स तूने और ले रखी है, बताओ। अद्दा मतलब, हाँ हो गया। ओके ओके, आइए आइए, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो यूनिट सेल है ना, ये जो यूनिट सेल है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, इसकी हम लोग बात करते हैं। देखो, यूनिट सेल के बेटा 2 पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, है ना। यूनिट सेल के लिए पैरामीटर का मतलब है कौन कौन सी चीजें डिफाइन होती है। तो यूनिट सेल के लिए 2 चीजें डिफाइन होती है। सर कौन कौन सी चीजें डिफाइन होती है? एक बार फटाफट से आप डिफाइन करके बता दो, आप फटाफट से एक बार आप डिफाइन करके बता दो। देखो, मैं यूनिट सेल को इधर बना देता हूं, ये देखो मैंने यूनिट सेल बना दी बेटा, ठीक है ना। अब ये क्यूब है, क्यूबिक यूनिट सेल है। और आप सब लोग जानते हो कि जो क्यूब होता है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना। मान लेता हूं मैं ये ओरिजिन है, यस, ये ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया, मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है, ऑल राइट। तो ये जो ओरिजिन है, इसको मैं बोल दिया ओ लिख दिया। ये एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? ओ ए। ये जो क्यूब है, वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? बी, ओ बी। और जेड एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है? ओ सी। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है इसका, वो होता है, इसको बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है एक्सियल लेंथ। क्या बोला जाता है इसको? एक्सियल डिस्टेंस या फिर एज लेंथ। और क्या कह सकते हो इसको? एक्सियल डिस्टेंस बोल दो या फिर एज लेंथ बोल दो। एक्सियल डिस्टेंस बोल दो या फिर एज लेंथ बोल दो। ओ ए, ओ बी, ओ सी। पहला पैरामीटर ये है। पैरामीटर का मतलब ये है, अगर आपकी यूनिट सेल डिफरेंट होगी, अगर आपकी यूनिट सेल डिफरेंट होगी, तो ये ओ ए, ओ बी, ओ सी की वैल्यू अलग हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो पैरामीटर होता है, वो होता है एक्सिस के बीच का एंगल। देखो, एक्सिस के बीच का एंगल कैसे? जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, तो ये जो एंगल है एक्स और वाई एक्सिस के बीच, मान लो मैंने इसको बोल दिया अल्फा। वाई और जेड के बीच का जो एंगल है बेटा, इसको मैंने लिख दिया बीटा। और जेड और गामा के बीच का, इसका सॉरी, जेड और एक्स के बीच का जो एंगल है उसको लिख दिया गामा।
है ना बेटा, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज इंटरएक्सियल एंगल, दिस इज नोन एज इंटरएक्सियल एंगल, ठीक है ना। ये है अल्फा बीटा गामा, एक्सिस के बीच का एंगल, एक्सिस के बीच का एंगल, ठीक है, एक्सिस के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो हाँ ये बेटा अगर क्यूब है, देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ये तो 90 होगा हमेशा, अबे नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो, हमेशा 90 कैसे होगा दादा, 90 कब होगा सर, 90 तब होगा जब ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी। हाँ यही तो चीज मुझे समझानी थी, यही चीज है जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीज है जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर मान लो आप क्यूबिक स्ट्रक्चर लो, अगर आपकी यूनिट सेल क्यूब है ना, अगर आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है, उस केस में OA, OB और OC इसकी वैल्यू बराबर होगी, सेम होंगे, और ये जो अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू है बेटा ये भी चेंज सेम होगी, और कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होगा, जब आपकी यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिक यूनिट सेल है। लेकिन मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी जो यूनिट सेल है कुछ अलग हो जाए, भाई जरूर थोड़े ना ये लैटिस हमेशा क्यूबिक ही हो, भाई कोई और दूसरा यूनिट सेल भी तो हो सकता है ना भाई, कोई दूसरा यूनिट सेल भी तो हो सकता है। तो जब क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो उस केस में ये वैल्यू सेम होंगी। लेकिन अगर मान लो ये आपकी यूनिट सेल क्यूबिक नहीं है, कुछ और तरह की यूनिट सेल है, तो ये जो पैरामीटर्स की वैल्यू है ये भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी कोई यूनिट सेल है हेक्सागोनल, यूनिट सेल कैसी है, हेक्सागोनल यूनिट सेल है, तो अब हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए OA, OB, OC की वैल्यू सेम थोड़ी ना होगी, अरे बोलो ना यार। जैसे मान लो कोई मोनोक्लिनिक है, कोई ऑर्थोरोम्बिक, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, अभी के लिए इस चीज को ध्यान में रखो कि भाई ये तो आप मानते हो ना, अगर मैं इंटरएक्सियल एंगल और ये जो एज लेंथ है इसको चेंज कर दूं तो आपकी यूनिट सेल चेंज हो जाएगी, बोलो ना। मतलब अगर मान लो अल्फा और बीटा 90 डिग्री का हो, गामा 90 डिग्री का नहीं है, तो वो क्यूबिक यूनिट सेल नहीं रहेगी, वो कोई और तरह की यूनिट सेल बन जाएगी। और अगर मान लो आपकी यूनिट सेल चेंज हो गई तो जो पूरा लैटिस है वही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो लैटिस है वो उसी से तो मिलके बना है। अरे बोलना यार, मेरी बात समझ में आ रही है क्या। देख ये वाला जो तूने लैटिस बनाया, अभी ये वाला जो तूने लैटिस बनाया, ये लैटिस कैसा है, क्यूबिक लैटिस है, ये लैटिस कैसा है, क्यूबिक लैटिस है, और इसमें जो यूनिट सेल है वो भी कैसी है, क्यूबिक है। लेकिन सोच अगर मैं यूनिट सेल चेंज कर दूं, मैं कोई दूसरी यूनिट सेल ले लूं क्यूबिक की जगह, तो तेरा जो लैटिस है वो भी तो चेंज हो जाएगा। मतलब यूनिट सेल अगर चेंज होएगी तो जो लैटिस है वो भी चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ये बात ठीक है ना। यस, तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान में रखना है कि सर अगर हमारे ये पैरामीटर्स चेंज हो गए, अगर हमारे ये पैरामीटर्स चेंज हो गए तो आपकी जो यूनिट सेल है वो भी चेंज हो जाएगी। अब सोच के देखो, अगर सिर्फ क्यूब के बारे में ही पढ़ना होता तो मैं ये लिखवाता क्यों, मैं तो डायरेक्ट लिख देता कि भैया ये वैल्यू सेम होंगी और 90 डिग्री की होंगी, खत्म। हो सकता है ना ऐसा। अभी के लिए क्या ध्यान में रखना आपको, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर OA, OB, OC की वैल्यू चेंज हो गई तो यूनिट सेल चेंज हो जाएगी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चेंज हो गई तो यूनिट सेल चेंज हो जाएगी, और अगर यूनिट सेल चेंज हो गई तो आपका लैटिस भी चेंज हो जाएगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अब मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं, हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूं। आओ इधर देखो, इधर देखो, आपके सामने कुछ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए हैं। अभी आप कह रहे थे ना सर चेंज कैसे हो जाएगी, देखो इधर देखो, आपके सामने सबसे पहले लैटिस बनाया गया है क्यूबिक। ये क्यूबिक लैटिस क्यों है, क्योंकि देखो इसमें जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है 90 है, और ABC का वैल्यू बराबर है, OA, OB, OC का वैल्यू इक्वल है ना। अगर ब्राइटनेस ज्यादा भी है तो कोई बात नहीं, सिर्फ हल्का सा समझने के लिए है। विजिबल नहीं है, नहीं है विजिबल, चलो ठीक है, नहीं है तो विजिबल हटा देते हैं, ऐसी क्या बात है, छोड़ो। ये तो विजिबल है, हटा देते हैं, ऐसी क्या बात है। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विजिबल नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया, हटा दिया। दूसरी चीज देख लो, ये देखो, हाँ ये वाली चीज देखो, आपके सामने एक छोटी सी टेबल बना रखी है ना, और हेडिंग लिखा हुआ है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। मतलब हमारे सिलेबस में टोटल कितने क्रिस्टल, आप इस तरह से टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हो,
सर इस तरह से हम लोग टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं। देखो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम लिखे हुए हैं, है ना। एक लिखा हुआ है क्यूबिक, दूसरा लिखा है टेट्रागनल, तीसरा लिखा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा लिखा है हेक्सागनल, पांचवा लिखा है लोम्बोहाइड्रल, छठा लिखा है मोनोक्लोनिक और सातवां लिखा है ट्राइक्लिनिक। अब सर क्यूबिक जो है ना क्रिस्टल, इसकी खास बात क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल की खास बात यह है कि इसमें जो यूनिट सेल प्रेजेंट होगी उसमें ए बी सी का वैल्यू सेम होगा। यही जो ओ ए ओ बी ओ सी लिख रहा था ना मैं, उसको ए बी सी लिख सकते हो आप, है ना। साथ में यहां पर ए बी सी भी लिख लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको ना आप और क्या लिख दो, ए बी सी भी लिख दो, है ना। इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो और इसको सी लिख दो, है ना। ओ ए ओ बी ए सी को आप स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑलराइट, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एनसीईआरटी की टेबल है बेटा, ये एनसीईआरटी की टेबल है और कहीं से नहीं बनाई गई है ना। समझाने के लिए एनसीईआरटी की टेबल ही लाया हूं, है ना, और कहीं से नहीं बनाई गई है। क्लियर? अगर आपका क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक है तो क्यूबिक इसलिए बोला है क्योंकि उसमें जो यूनिट सेल है उसके लिए ए बी सी का वैल्यू बराबर है और उसके लिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 डिग्री है। दिख रहा है आपको? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 डिग्री है। यस, बहुत बढ़िया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 डिग्री है। और देखो, अब सोच के देखो, अल्फा बीटा गामा तो 90 डिग्री है, लेकिन आपका ए और बी तो बराबर है, लेकिन बी और सी बराबर नहीं है। इसका मतलब अब वो यूनिट सेल क्यूबिक नहीं रही सर, आपकी यूनिट सेल चेंज हो चुकी है। और अगर यूनिट सेल चेंज हो गई तो आपका लैटिस भी चेंज हो जाएगा और अब उस लैटिस को नाम दिया गया जाएगा टेट्रागनल। अब उस लैटिस को क्या बोला जाएगा बेटा? टेट्रागनल बोला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अबे ओ ज्ञानी लोगों, जिसको नहीं दिख रहा ना आंखें बंद कर लो, ठीक है। मेरे सामने स्क्रीन चल रही है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर फालतू में तुम्हें बकवास करनी है ना तब तो ठीक है, और अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ लो, है ना। हाँ बेटा, ये लिखना है, इसको नोट करना है। ये आपके एनसीईआरटी में भी टेबल बनी हुई है, ठीक है ना। तो अगर आप साथ साथ ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, इसको आप बाद में लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, यहां सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है और जो चीज तुम्हारी स्क्रीन पे चल रही है ना वो मेरी स्क्रीन पे भी चल रही है। तो ज्यादा ज्ञानी मत बनो, है ना। और ये फालतू में दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, अगर ये ऐसे नाटक कर रहे हो तो फिर इससे टाइम तुम्हारा ही खराब होना है। देखो इंसान की फितरत क्या है ना बच्चों की, एक तरफ तो वो कहते हैं कि सर हमें टाइम नहीं है, और ऐसे क्लास में आके टाइम खराब करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है ना, जब बार बार तुम एक ही चीज लिखते हो तो जो टीचर का ध्यान है वो डाइवर्ट होता है। जो चीज वो पढ़ाना चाह रहा है एक्चुअली वो पढ़ा ही नहीं पाएगा, उस एंथुजियाज्म से पढ़ा ही नहीं पाएगा वो, जिससे उसको पढ़ाना है क्लास में। तो इसमें मुन्ना नुकसान तुम्हें है, तुम्हें लग रहा है कि इसमें कोई टीचर का नुकसान है ना। जैसे तुम्हें लगता है कि सिलेबस थोड़ा लेट हो जाएगा तो तुम्हें फायदा हो जाएगा, फायदा नहीं, वो तुम्हें नुकसान है। ये मान लो ये टॉपिक मुझे आज की क्लास में जितना टॉपिक करवाना है तुम यहाँ पर स्पैम करोगे तो उससे क्या होगा, वो टॉपिक नहीं करवा पाऊंगा, उतना नहीं करवा पाऊंगा तो किसी और क्लास में ज्यादा करवाना पड़ेगा, एक क्लास 2 क्लास आगे खिसक जाएगा, उससे नुकसान किसका है? अबे नुकसान तुम्हारा है यार, तुम खुद अपने पैरों पे साला कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर तुम कहते हो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ जी, हमारा ये नंबर नहीं आया जी, हमारे वो नंबर नहीं। अल्लाह नंबर आएंगे कहां से, साला तुम सीरियस ही नहीं हो। सब कुछ दिखाई दे रहा, जिसको दिखाई दे रहा देख लो, नहीं दिखाई दे रहा इसको बंद करके चले जाओ क्लास से, ठीक है। हाँ आओ आओ, अब देखो जिसको दिखाई दे रहा वही देखें, बाकी लोग बंद कर दें, ठीक है ना। हाँ अब एक चीज और देखो, तीसरा वाला केस देखना। तीसरे वाले केस में क्या है, ना तो ए बी के बराबर है और ना ही बी सी के बराबर है, ए बी सी तीनों ही अलग अलग है। अरे सर ये तो मजा आ गया। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आज भी 90 डिग्री है। तो देखो आपकी यूनिट सेल फिर से चेंज हो गई, और अगर यूनिट सेल फिर से चेंज हो गई तो आपका जो क्रिस्टल लैटिस है वो भी चेंज हो जाएगा। और इस बार ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसको क्या बोला जाएगा? इसको कहा जाएगा सर ऑर्थोरोम्बिक। इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्थोरोम्बिक। तो सर क्या ये नाम याद होने जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ टेट्रागनल के लिए एबीसी और अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या होंगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टेबल से। यस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया। जैसे मान लो अगर हेक्सागोनल की मैं बात करूं तो हेक्सागोनल में तभी बोलूंगा जब ए और बी की वैल्यू बराबर हो लेकिन बी सी के बराबर नहीं हो। अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री का है लेकिन गामा 120 डिग्री का है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपकी अगर यूनिट सेल चेंज हो गई है तो यूनिट सेल चेंज होने से आपका लैटिस भी चेंज हो जाएगा। और इतने सारे लैटिसेस पॉसिबल हैं यूनिट सेल में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन से। इन लैटिसेस के नाम आपको पता होनी चाहिए।
और इन लैटिसेस के लिए ये जो वैल्यूज हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए कि एबीसी की वैल्यू क्या होगी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या होंगी। अभी ये जो बीच वाली टेबल है ना, ये वाली टेबल मैंने, ये वाला पार्ट जो है मैंने नहीं समझाया अभी सिर्फ ये वाला और ये वाली चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 1 2 3 और 4 ये तो एग्जांपल्स हैं, चलो ठीक है, ये एग्जांपल है, इनका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो वापस मैं बता देता हूं क्या क्या है। क्यूबिक है, टेट्रागनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागनल है, रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। अब इसको समझाता मैं, है ना, इसकी मैं ट्रिक भी बताता तुम्हें, इसको याद कैसे करना है वो ट्रिक भी बताता, लेकिन नहीं बताऊंगा अब, है ना, लेकिन वो नहीं बताऊंगा आज, कम से कम आज तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इसका कुछ भुगतान तुम्हें भी करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं याद करने की ट्रिक भी बताता, आज नहीं बताऊंगा। जिस दिन मेरी मर्जी होगी, हो सकता है ना भी बताऊं, जिस दिन मर्जी हो जाएगी उस दिन बताऊंगा, है ना। देखते हैं वो कब आता है टाइम। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये वाली जो टेबल है, ये वाली टेबल आपको बनानी है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से रहे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से रहे हो, आपको ये टेबल आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में मिल जाएगी। अगर आप लोग अभी मेरे साथ साथ नहीं बना पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको बड़े आराम से जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद बना सकते हो। ठीक है ना, तो बढ़िया ढंग से अपनी टेबल बना लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, याद होना जरूरी है। बहुत बढ़िया, चलो जी, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं यहां पर। तो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, मैं आपको यह समझा रहा था कि भाई अल्फा बीटा गामा एबीसी की वैल्यूज चेंज करने से आपकी यूनिट सेल चेंज हो जाएगी, यूनिट सेल चेंज होने से आपका क्रिस्टल चेंज हो जाएगा। और ऐसे टोटल कितने क्रिस्टल्स पॉसिबल हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पॉसिबल हैं। आपको उन सारे क्रिस्टल सिस्टम्स का याद होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो यह है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो, जो आपकी यूनिट सेल होती है ना, उसको मोटा मोटा आप 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबसे पहली यूनिट सेल कौन सी होती है बेटा? फर्स्ट वन इज योर प्रिमिटिव यूनिट सेल। अरे भाई लोगों पढ़ लो यार अब, है ना, ऐसा ना हो कि मैं बताने वाला आइडिया पूरा ही ड्रॉप कर दूं। अभी पढ़ लो इधर। पहली होती है बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होती है नॉन प्रिमिटिव, है ना। कई जगह पर लिखा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, कई जगह पर लिखा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या लिखा होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। कुछ जगह पर लिखते हैं नॉन प्रिमिटिव और कुछ जगह पर लिखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना। अब ये क्या होती है, ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। ये नोट करो, देखें फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डाउट आउट तो आए नहीं आज कुछ? अच्छा, पॉपुलर डाउट्स में आज कुछ भी नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आओ देखें, आओ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे बेटा? प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। क्या होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल? बेटा देखो, प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसी यूनिट सेल होती है जहां पर लैटिस पॉइंट्स, जहां पर क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, कॉर्नर्स ओनली। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस पढ़े हैं हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है हमें क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है? क्यूबिक के बारे में। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों को हेक्सागोनल इसके बारे में पढ़ना है। क्यूबिक और हेक्सागोनल इसी के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वाले जो बाकी नाम है वो आपको याद रखने हैं, इस पूरे चैप्टर में इनका कहीं पर भी कोई काम नहीं आएगा, है ना। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक और हेक्सागोनल के बारे में पढ़ना है। तो जब भी मैं कोई यूनिट सेल बनाऊंगा वो क्यूब जैसी होगी, है ना, क्योंकि ज्यादातर जो पोर्शन है इस चैप्टर का उसमें सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। इसी वजह से मैं यूनिट सेल भी कैसी बनाऊंगा, क्यूबिक लेके ही समझाने वाला हूं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात?
ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, आगे चलते हैं। ओके जी, अब देखो क्यूब की मैं छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूं आपको, क्यूब में क्या क्या चीजें होती है मेरे हिसाब से आपको पता होनी चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए वैसे तो क्यूब में क्या क्या होता है। सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ, क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, क्योंकि भाई पूरे चैप्टर में क्यूब की बात करनी है हमें, इस पूरे चैप्टर में क्यूब की बात करनी है, तो फटाफट से बता दीजिए क्यूब जो होता है उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, जल्दी बोलो। जो क्यूब होता है बेटा उसमें कितने कॉर्नर होते हैं? अबे अभी तक तो चैट तुम्हारी वो हो जानी चाहिए थी, हाँ इनेबल कर दें तुम्हारी चैट। लो जी देखो बताओ, देखो जल्दी से बताओ, हाँ कितने कॉर्नर होते हैं सर? क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं ना, ये देखो 3 4 5 6 7 और 8, सर टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं जब आप क्यूब की बात करते हो, ठीक है। क्यूब में टोटल हो गए 8 कॉर्नर्स, ठीक है सर बहुत बढ़िया। सर क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? हाँ भाई, अरे बोलो क्यूब में कितने फेस होते हैं, ये तो पता होगा ना यार, क्यूब में कितने फेस होते हैं सर? टोटल देखो, पहला फेस ये रहा, ये एक फेस है सर, एक फेस ये रहा, ये दूसरा फेस है, तीसरा फेस ये रहा सर, ये तीसरा फेस, और ये चौथा फेस, है ना, 4 तो फेस ये रहे, एक है ये सामने वाला फेस और एक है ये पीछे वाला फेस। आपका जो रूम है, इस रूम को एक क्यूब मान लो, तो जो 4 दीवारें हैं, ऊपर वाली छत है और नीचे वाला फर्श है, किसकी तरह बिहेव करेंगे? फेस की तरह बिहेव करेंगे। तो बेटा फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। कितने एजेस होते हैं? एज कितने होते हैं? एज किसको बोला जाता है? जो दो कॉर्नर को मिलाती है ना चीज, जो लाइन दो कॉर्नर को मिलाती है उसको एज बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर है, ये जो लाइन मिला रही है इसको बोला जाएगा एज। तो ऐसे कितने एज हैं आप गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहीं छूट गया, एक ये रहा 11 और एक ये हो गया 12। टोटल कितने एजेस होते हैं बेटा? 12 एजेस होते हैं, ठीक है। ये जो क्यूब का सेंटर है, ये रहा क्यूब का सेंटर, इसको हम लोग इस चैप्टर में नाम देते हैं बॉडी सेंटर। इस चैप्टर में इस क्यूब के सेंटर को क्या बोला जाता है? बॉडी सेंटर। क्या कहा जाएगा बेटा? बॉडी सेंटर। तो इस बॉडी का सेंटर कितना होता है? एक बॉडी सेंटर इसमें प्रेजेंट होगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और जब मैं कहता हूं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब ही यही है कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। जैसे मान लो मैंने कोई एक यूनिट सेल बनाई है, और इस यूनिट सेल में अगर मान लो मैंने एटम्स कहां रखे हैं? सिर्फ, अगर मान लो बेटा इस यूनिट सेल में एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे हैं, तो इस यूनिट सेल को बोला जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? ये देखो 8 कॉर्नर्स होते हैं, आपके जो एटम्स हैं, जो लैटिस पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। नोट कर लो तो डन लिख देना बेटा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हाँ जी फटाफट करो बेटा, अगर यहां तक नोट कर लिया है तो डन लिख देना। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर जिसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। देखो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें एटम्स जो है ना वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, और कॉर्नर के साथ साथ कुछ और भी पोजीशंस होती हैं जहां पर भी एटम प्रेजेंट होता है। अगर सिर्फ कॉर्नर पे है तो प्रिमिटिव, कॉर्नर के साथ किसी और पोजीशन पे है, जैसे मैंने कह दिया कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी एटम रखा हुआ है, तो इसका मतलब वो प्रिमिटिव नहीं रही, वो कौन सी हो गई है? सेंटर्ड यूनिट सेल। और ऐसी हमें 3 सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। एक हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और फिर उसके बाद आएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और मैं ये बेटा क्यूबिक की यूनिट सेल बना रहा हूं, और तीसरा आएगा एंड सेंटर्ड, है ना, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बात समझ में आ गई? देखो कुछ कुछ लोग ना प्रिमिटिव यूनिट सेल को पीसीसी भी लिखते हैं, है ना, प्रिमिटिव क्यूबिक क्लोज ऐसे भी लिखते हैं, है ना। हाँ
तो हमें ये 3 तरह की नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी? सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड, फिर उसके बाद फेस सेंटर्ड, फिर उसके बाद एंड सेंटर्ड, है ना। ये 3 तरह की यूनिट सेल आएगी किसमें? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, ऑल राइट। तो आइए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब बहुत सीधा सीधा है। देखो वापस मैं बार बार क्यूब ही बना रहा हूं, मैं फिर कह देता हूं क्योंकि हमारे सिलेबस में क्यूब के बारे में पढ़ना ज्यादा है, इसी वजह से जब भी मैं यूनिट सेल बनाऊंगा क्यूबिक ही बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्यूबिक बीसीसी अगर यूनिट सेल है ना, बीसीसी का मतलब यह है कि जो एटम्स हैं वो बेटा कॉर्नर पे तो है ही, है ना, कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर के साथ साथ और कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर के साथ साथ आपका जो लैटिस पॉइंट है वो बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है ना, बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। अरे लिखो लिखो भाई लिखो, हाँ लिखो। लिखो लिखो बेटा लिखो। ठीक है, आओ। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट, है ना, लैटिस पॉइंट्स कहां प्रेजेंट है बेटा? लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर, है ना। कॉर्नर के साथ साथ और कहां प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर्स। ठीक है ना, तो उसको बोला जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और जब मैंने इसको बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया ना, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसको कुछ लोग बीसीसी भी लिखते हैं ना। बीसीसी का मतलब क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। इसका मतलब क्या बेटा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी भी आप इसको कह सकते हो अगर आपकी यूनिट सेल क्यूबिक है तो। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद और देखो, अगला आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलोगे? ये भी बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसान है बेटा। यहां पर ये हो गया आपका क्यूब में बना रहा हूं। सबसे पहले मैं क्यूब बना रहा हूं, और जब मैं बात कर रहा हूं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही बेटा जी, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही मेरे भाई। और कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर के साथ साथ जो हर एक फेस का सेंटर है, जैसे ऊपर वाले फेस का सेंटर ये रहा, साइड वाले फेस का सेंटर ये रहा, लेफ्ट वाले फेस का सेंटर ये रहा, नीचे वाले फेस का सेंटर ये रहा, सामने वाले फेस का सेंटर ये है, पीछे वाले फेस का सेंटर ये है ना। तो यहां पर आपके जो लैटिस पॉइंट्स है वो कहां कहां प्रेजेंट होंगे? लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट at corners and face centers। कहां कहां प्रेजेंट होंगे बेटा? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेस सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। एक और यूनिट सेल बच गया जिसका नाम है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हाँ जी, करो बेटा, नोट करो, हो जाए तो बता देना। हो गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरा जो है ना उसको कहा जाता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अच्छा देखो एफसीसी लिखा होता है ना कई कई जगह, एफसीसी इसका मतलब क्या समझना है सर? इसका मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। तो शॉर्ट में लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिखने की बजाय सीधा इतना सा लिख देते हैं एफसीसी यूनिट सेल, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक।
इसका मतलब आपको समझ लेना है एटम्स कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके जो एटम्स होंगे ना, जैसे ये वाला आपने क्यूब बना दिया, क्यूब बना दो, आपके जो एटम्स है बेटा कहां प्रेजेंट है, एटम्स कहां प्रेजेंट है। सर सबसे पहले तो कॉर्नर पे तो बनाओ ही, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, इसके साथ साथ और कहां प्रेजेंट होंगे सर, किन्हीं भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर पे। आपकी मर्जी है, कोई भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर ले लो, जैसे ऊपर वाला फेस सेंटर ये रहा, नीचे वाला फेस सेंटर ये रहा, जो आपकी मर्जी हो, इधर वाला और इधर वाला फेस सेंटर भी ले सकते थे, सामने और पीछे वाला फेस सेंटर भी ले सकते थे, किन्हीं भी दो फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट होंगे, है ना। तो किन्हीं भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर पे ऑपोजिट होने चाहिए, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर्स एंड एनी टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स। और कहां प्रेजेंट होंगे बेटा, एनी टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स, एनी टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स, यहां पर एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। तो एटम्स कहां प्रेजेंट है वापस सुन लो। जब मैं बात करता हूं प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो आपके लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ कहां, कॉर्नर्स पे। जब मैं बात करता हूं बीसीसी की, तो आपके लैटिस पॉइंट्स कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे और साथ साथ बॉडी के सेंटर पे। जब मैं बात करता हूं फेस सेंटर की, इसका मतलब लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स। और सबसे लास्ट में हमने लिखा एंड सेंटर्ड, वहां पर जो लैटिस पॉइंट्स होंगे वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, साथ साथ आपके लैटिस पॉइंट किन्हीं भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है, अभी हम लोगों ने बात करी थी, अभी हम लोगों ने बात करा कि भाई क्यूबिक यूनिट सेल तो है ही, है ना, लैटिस है क्यूबिक, लैटिस कैसा है, क्यूबिक है। अब एक बात बता, इस क्यूबिक लैटिस में भी यूनिट सेल भी तो अलग अलग हो सकती है। अरे बोलो ना, क्यूबिक यूनिट सेल जो है, क्यूबिक जो है बेटा, उसमें यूनिट सेल भी तो अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो क्यूबिक के अंदर एक बार यूनिट सेल प्रेजेंट है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो उसकी शक्ल तो क्यूब जैसी है, लेकिन एटम्स कहां प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरा, एक बार एक और वेरिएशन भी तो हो सकता है क्यूब में। और क्या वेरिएशन हो सकता है सर, अब की बार जो क्यूब में यूनिट सेल है वो है बीसीसी। अच्छा, इसका मतलब उसकी शक्ल तो दिखने में क्यूबिक ही है, लेकिन आज लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पे भी है और बॉडी के सेंटर पे भी है। सर ये प्रिमिटिव से अलग अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। अच्छा भाई, तीसरा ऐसा भी तो हो सकता है सर, स्ट्रक्चर लैटिस तो यूनिट्स क्यूबिक ही है, लेकिन आज उसमें जो यूनिट सेल है वो कौन सी है सर, एफसीसी है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके लैटिसेस होते हैं उसमें भी फर्दर वेरिएशन पॉसिबल है। देखो क्यूबिक में 3 वेरिएशन पॉसिबल है कि उसमें यूनिट सेल प्रिमिटिव है, बीसीसी है या फिर एफसीसी है, और ये तीनों अलग अलग होंगे। क्यूबिक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो दिखने में क्यूब है। अब उस क्यूब के अंदर एटम कहां पे है, कॉर्नर पे है, अलग अरेंजमेंट, बॉडी के सेंटर पे है, अलग अरेंजमेंट, फेस के सेंटर पे भी है, अलग अरेंजमेंट। मतलब जो आपका क्यूबिक है उसी में पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं, कितने, 3। इनको बोला जाता है ब्रेविस लैटिसेस। क्या बोला जाता है बेटा, ब्रेविस लैटिसेस। ये एक भाई साहब थे जिन्होंने इन पॉसिबल वेरिएशंस के बारे में बताया, है ना। इन्होंने पॉसिबल वेरिएशंस के बारे में बताया, और ये जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं अब मैं आपको दिखाने वाला हूं आपकी स्क्रीन पर। देखो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी स्क्रीन पर, ये देखना जरा, ये वाली वो स्लाइड वापस आ गई है ना, ये वाली जो टेबल थी बेटा वापस आ गई है। इसको आप अच्छे से समझो पहले, है ना, पहले समझो इसको अच्छे से। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रिस्टल सिस्टम किस तरह का है, लैटिस किस तरह का है, क्यूबिक है। अब क्यूबिक के अंदर पॉसिबल वेरिएशन कौन कौन से हैं कि उसमें प्रिमिटिव हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड हो सकती है और फेस सेंटर्ड हो सकती है। टोटल कितने वेरिएशंस आ गए क्यूबिक के अंदर, 3 वेरिएशन। यस,
अच्छा, फिर मैं बात करता हूं टेट्रागनल की। टेट्रागनल में पॉसिबल वेरिएशन कौन कौन से होते सकते हैं? प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। कितने? 2। फिर उसके बाद में बात करता हूं बेटा ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक में पॉसिबल वेरिएशन प्रिमिटिव, बीसीसी, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। टोटल वेरिएशन कितने? 4। यस, सबसे और देखो आगे देखो हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव पॉसिबल है, एक ही वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक, फिर मैं बात करता हूं रोम्बोहेड्रल की, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएशन पॉसिबल है। फिर मैं बात करता हूं बेटा मोनोक्लिनिक की, 2 वेरिएशन पॉसिबल है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। और सबसे लास्ट में बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएशन पॉसिबल है, जिसको कहा जाता है प्रिमिटिव। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये टोटल कितने वेरिएशन हो गए? सर टोटल वेरिएशन हो गए 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये जो टोटल आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स रखे हैं, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में टोटल 14 वेरिएशंस पॉसिबल है। टोटल कितने वेरिएशंस पॉसिबल हैं? 14 वेरिएशंस पॉसिबल हैं। और यही जो पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं, इनको आपने क्या नाम दिया है? ब्रेविस लैटिसेस बोला है। और ये टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 14। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का यह भी क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें सिर्फ प्रिमिटिव ही क्यों है, बाकी कोई बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड क्यों नहीं है, यहां पर एंड सेंटर्ड क्यों नहीं है, सर यहां पर एफसीसी क्यों नहीं है? तो देखो बेटा सुनो, ये पॉसिबल वेरिएशन अपनी मर्जी से नहीं होते, है ना। उस वेरिएशन में वो वाला लैटिस एग्जिस्ट भी करना चाहिए। हो सकता है उस पॉसिबल वेरिएशन में उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी हो वो बहुत ही कम हो और आपका लैटिस उस पॉसिबल वेरिएशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, इसी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ जो लिखे हुए वेरिएशन है यही ध्यान में रखने हैं। इसका मतलब इसके अलावा जो वेरिएशंस है वो दोज वेरिएशंस आर नॉट पॉसिबल। उन वेरिएशंस में आपका जो लैटिस है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा, लैटिस नहीं बन पाएगा, इसी वजह से वो वेरिएशंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो लैटिसेस लिखे गए हैं यही ध्यान में रखने हैं। क्लियर? ऑल राइट। हाँ, उनमें उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती बेटा, वो लैटिस उस फॉर्म में स्टेबल ही नहीं होता, उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या आपको? है ना। तो आप चाहो तो ब्रेविस लैटिसिस के बारे में हल्का सा लिख लो, है ना। आप चाहो तो ब्रेविस लैटिसिस के बारे में हल्का सा लिख लो, ब्रेविस लैटिसिस क्या होते हैं? ब्रेविस लैटिसिस क्या होते हैं? द टोटल पॉसिबल वेरिएशंस, है ना। ये बेटा क्या होते हैं ब्रेविस लैटिसेस? आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो द टोटल पॉसिबल वेरिएशंस इन all the 7 crystal systems, है ना, all the 7 crystal systems, in all the 7 crystal systems, है ना, उनको क्या बोला जाता है? ब्रेविस लैटिसेस। और टोटल ब्रेविस लैटिसेस कितने होते हैं? टोटल, ये आपको डेटा ध्यान में रखना है डायरेक्ट, है ना। टोटल ब्रेविस लैटिसेस कितने होते हैं बेटा जी? टोटल ब्रेविस लैटिसेस होते हैं 14, है ना। ये नंबर आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलो जी नोट करो बेटा। हाँ, नोट करो बेटा, है ना। तो किसमें कौन सा वेरिएशन पॉसिबल है आपको इसी तरह से याद रखना है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है ना, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। आप सिर्फ वेरिएशन ध्यान रखोगे, जो टेबल आपके सामने बनी हुई है उस टेबल को ध्यान में रखना है। ऑलराइट, डन, नोट कर लिया? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आइए फिर आगे चलते हैं। देखो ये जो आपका लैटिस बना हुआ है ना, ये जो आपके लैटिसेस है ना, कई बार पता है क्वेश्चन क्या पूछता है? कई बार पूछता है कि बताओ सबसे ज्यादा, है ना, आपके सामने टेबल बनी हुई है, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल लैटिस कौन सा है? हाँ जी बताओ। देखें, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल लैटिस कौन सा है, तो कौन से लैटिस के बारे में बोलोगे?
सबसे अनसिमेट्रिकल लैटिस कौन सा है, तो कौन से लैटिस के बारे में बोलोगे? हाँ जी जल्दी बताइए। सबसे अनसिमेट्रिकल, बेटा ट्रिक नहीं बताऊंगा आज, तो नहीं बताऊंगा, कम से कम जब मेरा मर्जी, जब मेरा मन होगा तब मैं बता दूंगा। हाँ, सबसे अनसिमेट्रिकल लैटिस कौन सा है? कौन सा दिख रहा है? अबे ये वैल्यू देख के तो सही बता दो। सर देखो लास्ट में लिखा हुआ है ट्राइक्लिनिक। ये जो ट्राइक्लिनिक है ना सर, इसमें इसमें ना तो ए बी सी बराबर है, ए बी के बराबर नहीं, बी सी के बराबर नहीं, और देखो सर अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है, ये भी तीनों बराबर नहीं है। तो बेटा सबसे अनसिमेट्रिकल कौन सा है? ट्राइक्लिनिक दिख रहा है मुझे तो। अबे ऑर्थोरोम्बिक में एबीसी तो बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तो बराबर है। ट्राइक्लिनिक में ना तो एबीसी बराबर और ना ही अल्फा बीटा गामा बराबर। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई बताओ सबसे अनसिमेट्रिकल लैटिस कौन सा है ना। तो ये वाली चीज आपको पहले से पता होनी जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था जो 2019 जे मेंस में पूछा गया है। इसका पोल मैं आपकी स्क्रीन पे ला देता हूं, हालांकि इतना कोई मुश्किल तो पोल है नहीं। पोल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार अच्छे से देखो और फिर इस पोल का जवाब देने की कोशिश करो। हाँ जी, एक बार आप इसको देखो और इसका जवाब देने की कोशिश करो। हो गया? हो गया क्या? अरे भाई ये तो बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। लो ये रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। कितने जनता ने 73% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो क्या लिखा है, लिखता है ए बी सी बराबर नहीं होने चाहिए और ऑल एक्सियल एंगल्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से 90 डिग्री से डिफरेंट होने चाहिए। तो वो कौन सा होता है? ट्राइक्लिनिक होता है। और ये क्वेश्चन जेई 2019 में पूछा गया है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, या फिर ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, या फिर किसी और मोनोक्लिनिक में क्या होता है। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं इसके बाद, और हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये इस चैप्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई लोगों। ये इस चैप्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैं आपको बोल देता हूं। तो इस वाले पोर्शन को बहुत दिमाग लगा के समझना, ठीक है ना। हालांकि बहुत सिंपल चीज है जो समझ में आएगी। सबसे पहला मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। आप जिस रूम में बैठे हो, देखो मैं वापस कह देता हूं, विजुलाइज करने की कोशिश करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो। आप जिस रूम में बैठे हो उसको एक क्यूब मान लो, है ना। जिस रूम में बैठे हो उसको एक क्यूब मान लो, और ऐसे मान लो कि उस रूम के चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ वैसे के वैसे ही क्यूब है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, एक एटम को एक कॉर्नर पे रख दिया है। तो एक बात बताओ, आपका ये जो रूम का कॉर्नर है ये कितने रूम्स में शेयर हो रहा है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वापस सुनो गौर से। आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, इस रूम के चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं वैसे ही रूम्स हैं। आपको यह बताना है कि आपके जो रूम का कॉर्नर है वो कितने रूम्स में शेयर हो रहा है, कितने रूम्स में कॉमन है वो वाला कॉर्नर। बिल्कुल ज्योमेट्री है भैया, इसमें कोई केमिस्ट्री का काम ही नहीं है यार, अपना दिमाग लगाना है सिर्फ। ये ना, ये बिल्कुल अनपढ़ आदमी बता सकता है ना। इसके लिए किसी को पढ़ा लिखा केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 कॉर्नर में शेयर होगा, ये मानते हो ना आप लोग। जैसे मान लो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक बिल्डिंग है, और वो जो बिल्डिंग है ना उसका एक फ्लोर मैंने बनाया है। ये फ्लोर है, हर बिल्डिंग पे 4 कमरे हैं, है ना। हर बिल्डिंग पे कितने कमरे हैं बेटा? 4 कमरे हैं। मैं बात कर रहा हूं इस वाले कमरे के, इस वाले कॉर्नर की। तो सर ये वाला जो कॉर्नर है वो इस रूम में भी आ रहा है, सर ये कॉर्नर इस रूम में भी आ रहा है, सर ये वाला कॉर्नर इस रूम में भी आ रहा है, और सर ये वाला कॉर्नर इस रूम में भी आ रहा है। सर 4 रूम तो ये हो गए, और 4 बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर 4 रूम्स और होंगे बने हुए। तो उन जो ऊपर वाले रूम्स होंगे उसमें भी तो ये कॉर्नर आएगा। तो सर इसका मतलब ये है कि जो लैटिस पॉइंट अगर आप इस कॉर्नर पे रख दो, तो ये जो लैटिस पॉइंट पे रखा हुआ कॉर्नर है ये 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक यूनिट सेल में उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, भाई एक चीज 8 लोगों में बढ़ रही है, तो एक को कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो बोलो, क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बस तो खत्म हो गया अपना क्वेश्चन।
इतना सा चीज थी, आपको ध्यान में रखनी थी ये चीज, है ना। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि ए लैटिस पॉइंट, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो बेटा, ए लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट अ कॉर्नर, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट अ कॉर्नर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, या आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 यूनिट सेल्स, ठीक है, अमंग 8 यूनिट सेल्स, ऑल राइट, अमंग 8 यूनिट सेल्स, सो its contribution in one unit cell is 1/8। एक यूनिट सेल में कॉर्नर पे रखे हुए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये करवा दिया फिजिक्स में, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा चलो एक बात और बताओ, अगर मान लो आपका जो एटम है वो किसी क्यूब के, अगर मान लो आपका जो एटम है वो किसी क्यूब के फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, फेस सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये जो एटम होगा ये कितने क्यूब्स में कॉमन होगा? हाँ जी जल्दी बताओ भाई। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपके रूम की दीवार है, वो जो दीवार है उसको आप फेस मान लो, तो दीवार पे अगर आप एक एटम रख दो तो वो कितने यूनिट सेल में आएगा? 2 में, एक तो ये वाला रूम और इसके पड़ोस वाला रूम, खत्म, है ना। तो अगर मान लो यहां पर एक एटम रखा हुआ है, तो सर ये जो एटम है ये 2 यूनिट सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका 1 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ होगा। इस पॉइंट को भी आप लिख लो फटाफट से, अगर ये पढ़ लिया आपने तो मजा ही आ गया फिर तो। लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट ए फेस सेंटर is equally distributed between 2 unit cells, है ना, between 2 unit cells। चलो फिर तो ये तो बहुत आसान हो गया। so its contribution in 1 unit cell is half, है ना, आधा कंट्रीब्यूशन, आधा इसमें आधा उसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ तीसरी चीज, अगर मान लो मैं जो एटम है उसको एज के सेंटर पे रख दूं, मैं क्या करूं, जो आपका एटम है उसको एज के सेंटर पे रख दूं, एज पे रख दूं, तो आपके रूम के जो एज है ना, 2 कॉर्नर को मिलाने वाली जो चीज है वो कितने यूनिट सेल में कॉमन आएगी? कितने यूनिट सेल में कॉमन होगी भाई? सिंपल सी बात है, देखो कितने यूनिट सेल में कॉमन होगी। अगर आप एज की बात करो, है ना, इसकी बात कर रहे हो आप, तो एक तो इसमें है, इसके एक पड़ोस में है, 2 ऊपर, एक ऊपर भी होगा एक नीचे भी होगा, आगे भी होगा एक पीछे भी होगा। अरे बोलते हो ना, बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। तो एज पे रखा हुआ जो एटम होता है वो 4 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसका 1 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। बस मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। लैटिस पॉइंट, फटाफट लिख लो इसको, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट edge center is equally distributed among 4 unit cells, ठीक है ना। तो इसको फटाफट लिख लो, among 4 unit cells, so its contribution, फटाफट लिख लो, ये चीज सेम चीज लिखनी है, its contribution in 1 unit cell is 1/4। और अगर मान लो किसी एटम को मैं क्यूब के एज उस पे रख दूं, बॉडी सेंटर पे रख दूं, क्यूब के सेंटर पे रख दूं, तो भैया क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ एटम किसी और के साथ शेयर थोड़ी ना होता है। क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ एटम किसी और के साथ शेयर होता है क्या? सर नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ए लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर हैज कंप्लीट कंट्रीब्यूशन, कंप्लीट पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, और कंप्लीट कंट्रीब्यूशन का मतलब 1 इन दैट
यूनिट सेल, ठीक है ना, उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन बेटा उसी यूनिट सेल में होता है। ये अगर आपने चीज समझ ली, और जैसा कि आप लोग कह रहे हो कि भैया हमने ये समझी हुई है पहले से, तो फिर आपको ये चैप्टर आसान लगने वाला है अगले आने वाले कुछ टॉपिक्स, है ना। तो ये वाली चीज जैसे ही नोट कर लो, एक बार आप मुझे डन लिख के बता देना, फिर आगे चलेंगे। ये चीज जैसे ही नोट कर लो, उसके बाद आप मुझे समझा देना, फिर आगे चलेंगे। अब तुम खुद सोच के बताओ भाई लोगों, तुम खुद सोच के बताओ, क्या इसमें कहीं पर भी कोई केमिस्ट्री का काम है? कोई काम नहीं है भाई केमिस्ट्री का। ये जो चैप्टर है ना, इसमें मैक्सिमम चैप्टर में केमिस्ट्री का कोई काम ही नहीं है। और मुझे लगता है ना, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का ज्यादा काम नहीं है, इसी वजह से इस चैप्टर को बोर्ड के सिलेबस से लगभग हटा दिया गया है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए फिर आपको एक चीज दिखा दी जाए, छोटी सी चीज है ना, उसको समझ लो आप। हाँ देखो जी, ये आपके सामने बेटा एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को तो नहीं दिखेगा मुझे लग रहा है ना। देखो, ये आपके सामने एक लैटिस बनाया गया है। इस लैटिस में चेक कर सकते हो आप, बहुत सारे क्यूब्स हैं, जिसमें जो एटम्स हैं उनका एक फिक्स अरेंजमेंट है। दिख रहा है आपको? एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो एक फिक्स अरेंजमेंट है। देखो क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, हर जगह पर एक एक एटम रखा हुआ है ना, ऐसे बहुत बड़ा सा क्यूबिक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया गया है, ठीक है। ये ऐसा होता है लैटिस। अब तो फील आ रही है थोड़ी सी, थोड़ी फील आ रही होगी कि जो एटम होता है लैटिस कैसा दिखता है। लैटिस का मतलब और कुछ नहीं है ना, एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ये देखो, ये समझाया गया है। एक एटम को आपने कॉर्नर पे रखा है, देखो ये जो है ना, ये कॉर्नर है बेटा। ये जो एटम रखा हुआ है, सोचना, समझना इस चीज को, ये जो एटम रखा हुआ है, ये एटम कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर प्रेजेंट है। देख लो, ये जो यूनिट सेल्स हैं, यहां पर एटम रखा हुआ है, कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है। तो देखना, ये जो कॉर्नर पे रखा हुआ एटम है, इसको ये अभी डिस्ट्रीब्यूट करके बताएगा कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट दिख रहा है। देखो 1 2 3 4, और 4 पीछे, आगे पीछे वाले 4 और 4 8। देखो ये 4 तो नीचे वाली और 4 ऊपर वाली, कॉर्नर पे रखा हुआ जो एटम है वो 8 यूनिट सेल में, देख रहे हो आप, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? यस, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज हो पा रहा होगा। ये जो एटम है कहां रखा हुआ है? फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, क्यूब के फेस के सेंटर पे। देख लो, ये जो एटम था, इस एटम को कहां रखा हुआ था? ये क्यूब है, 2 क्यूब है, और क्यूब का जो फेस है, इस फेस के सेंटर पे आपने एक एटम रखा हुआ है। तो अभी आपको तोड़ के दिखाएगा, अभी आपको दिखाएगा कि अगर फेस के सेंटर पे आपने एटम रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट सेल में ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और उसका एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ होगा, 1/2 होगा। यस, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगला। अब ये एटम को कहां रख रहा है? देखो बॉडी के सेंटर पे रखा है इसने। अगर कोई एटम बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है तो किसी और यूनिट सेल के साथ वो कभी भी शेयर नहीं हो सकता। यस, अगर वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल में होने वाला है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये कहां पे रखा हुआ एटम, चेक करो। ये जो एटम है वो कहां रखा है? सर एज के सेंटर पे रखा हुआ है। देखो ये क्यूब था, ये वाला क्यूब है, एक बार आप चेक करो, ये वाला क्यूब था बेटा, और इस क्यूब के एज पे रखा हुआ है ना। तो इस क्यूब के पीछे एक और क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब, और उसके पीछे एक और क्यूब। तो ये जो एज का सेंटर है, ये जो एज है बेटा, ये कितने यूनिट सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? यहां से समझ में आ ही रहा है, 1 2, 2 नीचे वाले और 2 ऊपर वाले। तो क्यूब के सेंटर, एज सेंटर पे रखा हुआ आइटम 4 यूनिट सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करके भी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए चलो बढ़िया है ये मॉडल्स, है ना, समझाने के लिए मेरे हिसाब से ऐसे 3D में आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये विजुअलाइज भी करना आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं यार, है ना, ये आपको विजुअलाइज करना भी आना जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो ये चीज समझ में आई क्या आपको? ईमानदारी से बताओ, देखें कुछ कुछ समझ में आया क्या? कुछ कुछ समझ में आया क्या? है भाई, ये कौन सा है? हाँ ये तो लैटिस और उसके बारे में बताएगा। ये भी मैं आपको मॉडल दिखाने वाला था पहले, है ना, ये भी मैं दिखाता, लेकिन तुमने सारा दिमाग आज वैसे ही खराब कर दिया सुबह से ही, क्लास में आने से पहले ही, मतलब आने के बाद ही। ये भी मैं उस समय दिखाता जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि भाई क्रिस्टल लैटिस क्या होता है या फिर यूनिट सेल्स क्या होती हैं।
देखो यही एटम्स का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, इसको आपने लैटिस नाम दिया था, है ना। आप लोग देख ही सकते हो, आप लोग देख ही सकते हो कि जो पार्टिकल्स है बेटा वो 3 डायमेंशनली अरेंज है ना। आप देखो हर पोजीशन पे एक एक पार्टिकल रखा हुआ है और ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ठीक है। वापस देख लो, ये तो एटम्स का अरेंजमेंट दिखा रहा है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, इस अरेंजमेंट को। ये एटम इस तरह से रखे हुए होते हैं, ये एटम इस तरह से रखे होते हैं, और ये जो एक पोजीशन है ना, ये एक पोजीशन है, मतलब यहां पर एक एटम रखा हुआ है, इसको छोटा करके दिखाया हमने। तो ये जो आप ऐसे बनाते हो ना, ये सेंटर बनाते हो एटम्स के, एक एटम यहां, एक एटम का सेंटर यहां, एक एटम का सेंटर यहां, है ना। तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें से एक छोटी सी यूनिट निकालेगा, है ना। ये मुझे लग रहा है ढंग से चल नहीं रहा है, समझ में आ ही गया होगा वैसे। हाँ, ये बोल रहा है कि 14 पॉसिबल वेरिएशंस थे, इन 14 पॉसिबल वेरिएशंस को आप क्या कहते हो, ब्रेविस लैटिसेस कहते हो, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है पहले से। देखो देखो देखो, ये रहा, ये वो ब्रेविस लैटिसेस की बात हो रही थी ना, ये ब्रेविस लैटिसेस ये दिखा रहा है, ये, है ना, समझना। देखो ये ब्रेविस लैटिसेस आपको इस तरह से दिखाएगा, समझना। देखो ये रहा आपका रोम्बोहेड्रल, दिखने में ऐसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक ऐसा होता है, ये रहा ऑर्थोरोम्बिक, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके क्रिस्टल सिस्टम्स थे, देख रहे हो आप, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स है, क्यूबिक नहीं है ना, क्यूबिक अलग तरीके का हो गया, है ना। देखो ये रहा क्यूबिक, ये क्यूबिक बॉडी सेंटर, दैट इज योर क्यूबिक फेस सेंटर, दैट इज योर ट्राइक्लिनिक। ये टोटल 14 ब्रेविस लैटिसेस जिसने समझाया आपको, ठीक है। हाँ, तो इसको ऐसे आप ध्यान रखो। अब ये क्या करेगा, देखो ये लैटिस दिखा दिया, ये जो पॉइंट्स हैं जहां पर एटम रखा हुआ है, इसको बोला जाता है लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट, समझना बेटा। ये जो पॉइंट है जहां पर आपने क्या रखा है, एटम को रखा गया है, जहां पर एटम को रखा गया है उसको बोला जाता है लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट, दोनों में से एक ही बात है, जो भी आप कह दो एक ही चीज है ना। आगे क्या बोलेगा ये, यस, हाँ, ये बताना चाह रहा है कि भाई ये जो लैटिस साइट है इस पे क्या रखा हुआ हो सकता है, लैटिस साइट पे एटम रखा हुआ हो सकता है, लैटिस साइट पे मॉलिक्यूल रखा हुआ हो सकता है, और लैटिस साइट पे आयन भी रखा हुआ हो सकता है। ये चीज ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है ना, जिसको आपने लैटिस पॉइंट्स नाम दिया था। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना सर लैटिस पॉइंट क्या होता है ना। तो ये जो पॉइंट है उसको लैटिस बोला। अब ये देखो पूरा जो लैटिस है ये इस छोटी सी यूनिट के रिपीटिशन से बन रहा है, देखो पूरी इसी चीज को इसने रिपीट कर दिया पूरा, आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये पूरा का पूरा लैटिस बन गया। इस छोटी सी यूनिट सेल, इस छोटी सी यूनिट के रिपीटेशन से पूरा लैटिस बना है, तो इस छोटी सी यूनिट को इसने नाम दे दिया यूनिट सेल, ठीक है। इस छोटी सी यूनिट को क्या नाम दिया बेटा, यूनिट सेल, ऑलराइट। और ये जो यूनिट सेल है इसको अभी ये बाहर निकालेगा, और वो जो यूनिट सेल है बोल देगा कि भाई इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है एक्सियल डिस्टेंस और दूसरी होती है एज लेंथ। देखो ये निकाल दी इसने, यूनिट सेल आपकी बाहर निकाल दी, ठीक है। और ये है ABC जो मैं आपको समझा ही रहा था ना, इनको आपने एक्सियल डिस्टेंस बोला था या फिर एज लेंथ बोला था, ये इसका फर्स्ट पैरामीटर था। और इसका जो दूसरा पैरामीटर रहेगा वो रहेगा आपका इंटर एक्सियल एंगल्स, एक्स वाई जेड के बीच में कितने एंगल्स होंगे, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 एंगल्स होंगे जिसको आपने पहले ही पढ़ा था। तो अगर आप ये अल्फा बीटा गामा या फिर एबीसी की वैल्यू चेंज करोगे तो आपकी जो यूनिट सेल है वो चेंज हो जाएगी, यूनिट सेल चेंज होगी तो आपका जो लैटिस है वो भी चेंज हो जाएगा, और इस तरह से आपके टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पॉसिबल है। समझ में आ गई बात, बताइए, है ना। तो चलो भाई, फिर ये सारी चीज थी जो मुझे समझानी थी इस वाले पार्ट में, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। वैसे भी समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा सा 3D में आपको विजुअलाइज भी करवा दिया है, ठीक है। हालांकि मेरा थोड़ा सा टाइम तो गया 5-4 मिनट, लेकिन थोड़ा सा आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा, है ना, कि हाँ भाई कुछ तो समझ में आया है। क्यों भाई लोगों, आया ना समझ में, अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ जाइए, अब मैं आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके बता देता हूं प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो देखो अभी हमने बात करी थी कि भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं। सर प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉर्नर कितने हैं। सर आपने कहा टोटल कॉर्नर है 8, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। सर 8 टोटल कॉर्नर है ना। लेकिन सर कॉर्नर पे रखा हुआ जो एटम है, कॉर्नर पे रखा हुआ एटम, उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 ही होता है।
इसका मतलब जो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल है बेटा, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एक ही एटम प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहां पर गलती मत कर देना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर 8 एटम हो जाएंगे। अरे भैया 8 नहीं होंगे, वो 8 तो तब होते जब पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल में होता। 8 का 1/8 पोर्शन, हर एक एटम का 1/8 पोर्शन इस यूनिट सेल में प्रेजेंट है। इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में, वो कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। बात समझ में आ गई? अरे बोलो दादा, हाँ ना बोलो, देखें ये चीज समझ में आ गई क्या, क्लियर है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। भाई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहां कहां प्रेजेंट थे सर? एक तो प्रेजेंट थे कॉर्नर पे, और दूसरे कहां प्रेजेंट थे, बॉडी के सेंटर पे। अरे बोलो ना यार, कहां कहां प्रेजेंट थे, कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। एटम्स फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से, कॉर्नर पे टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है, एटम्स फ्रॉम कॉर्नर। तो सर देखो टोटल 8 कॉर्नर है, लेकिन कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो कॉर्नर पे सिर्फ और सिर्फ एक एटम रखा हुआ है, और एटम्स फ्रॉम बॉडी सेंटर, एटम्स फ्रॉम बॉडी सेंटर, सर एक ही बॉडी सेंटर होता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन यूसी यूनिट सेल में होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ। बीसीसी यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं सर, वो होते हैं 1+1। सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2। बताइए हाँ या ना, समझ में आ रही है क्या मेरी बात? बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है मेरे हिसाब से, बोलो बोलो। अच्छा, ये जो बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कुछ लोग इसको लिखते हैं रैंक, है ना। कहीं पर भी अगर आपको ऐसे लिखे ना रैंक क्या होती है, तो रैंक का मतलब आपसे वो पूछना चाह रहा है उस यूनिट सेल में कितने एटम है। मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बीसीसी की रैंक क्या है, तो आप बोलोगे 2। अगर कोई आपसे पूछे प्रिमिटिव यूनिट सेल की रैंक क्या है, तो बोलोगे 1। ठीक है, आ जाओ। अब इसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बेटा फेस सेंटर्ड में एटम कहां कहां पर थे, अब तो समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से बहुत आराम से। एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट थे, और सर दूसरा कहां प्रेजेंट थे, फेस सेंटर पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो एटम्स फ्रॉम कॉर्नर कितने होंगे बताओ, ये तो चीज तुम समझ ही गए हो। अब तो अगर तुम्हें रात को भी कोई पूछेगा ना 3 बजे भी, तब भी बता दोगे सर 8 कॉर्नर होते हैं, और कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो कॉर्नर पे एक ही एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ फेस सेंटर पे कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, एटम्स फ्रॉम फेस सेंटर, जल्दी बोलो दादा, जल्दी बता। टोटल कितने फेस सेंटर्स हैं सर? टोटल होते हैं 6 फेस सेंटर, लेकिन सर फेस सेंटर वाले एटम का हाफ कंट्रीब्यूशन होता है एक ही यूनिट सेल में, है ना। तो हाफ हो जाएगा सर, 3 एटम प्रेजेंट होंगे फेस के सेंटर पे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 1+3 = 4, है ना। तो जो एफसीसी यूनिट सेल होती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं सर? 4 एटम्स होते हैं। क्या कोई परेशानी है आपको यहां तक? मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकती, है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? 4 एटम प्रेजेंट होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो भाई एंड सेंटर में कहां कहां थे सर? एटम थे एक तो कॉर्नर्स पे, और दूसरा एनी 2 ऑपोजिट फेस सेंटर पे। कहां कहां थे? कॉर्नर और एनी 2 ऑपोजिट फेस सेंटर पे। तो चलो आ जाओ, इसको भी गिन लो, फिर इसको भी गिन लो। देखें सर, एटम्स फ्रॉम कॉर्नर, तो इसको यहीं पे लिख देता हूं ना। कॉर्नर से कितने एटम आएंगे सर? 8 × 1/8। कॉर्नर पे एक ही एटम आएगा कॉर्नर से, यस। और सर किन्हीं भी 2 ऑपोजिट फेस सेंटर पे, तो सर फेस सेंटर पे 2 पे एटम रखा हुआ है, और फेस सेंटर वाले एटम का सिर्फ और सिर्फ हाफ कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम आएगा फेस सेंटर से। तो सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, जल्दी बताओ। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे सर 1+1 2 एटम हो जाएंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। अब इसके बाद मैं सब लोगों से चाहता हूं एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया क्या यहां तक? और अगर नोट कर लिया है तो डन लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी बताओ, देखें हाँ जी, जल्दी जल्दी, फटाफट बेटा। हाँ, इसको रैंक भी बोल सकते हो। किसी भी यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उसको बोला जाता है रैंक, है ना। वेरी गुड बेटा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए फिर, आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। एक क्वेश्चन आपके सामने है और इसका खटाक से मैंने पोल भी दे दिया है ना, इसका पोल भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसका पोल भी मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। ये क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस में पूछा गया। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक बोल दो या फिर प्रिमिटिव बोल दो। बेटा सिंपल क्यूबिक लिखा हो या फिर प्रिमिटिव लिखा हो एक ही बात है, सुन लो वापस से, सिंपल क्यूबिक लिखा हो या प्रिमिटिव लिखा हो एक ही बात है। फिर लिखा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आर रेस्पेक्टिवली। हो गया, पोल हो गया खत्म। चलिए फिर और आंसर भी दिखा देते हैं आपको। लो जी 53। अबे क्यों क्यों भाई इतना कम क्यों? अबे इतना कम क्यों यार? नरेंद्र, नितिन, प्रियांशु, रजत और अमन गुप्ता, ये हैं टोटल 5 बच्चे जो लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर है। अबे यार अभी तो बताया था, तो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम होता है, बीसीसी में 2 एटम होते हैं, और आपका जो फेस सेंटर्ड है उसमें 4 एटम होते हैं। यार कैसी बात कर रहा है यार, बताओ क्या दिक्कत थी? टाइम कम था क्या? ओहो ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बताना है ना, अब जो क्वेश्चन दूंगा वो बताना। देखो ये वाला क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग नोट करना। देखो जनाब क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने लिखा है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना। सॉलिड जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है? क्यूबिक। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ियो। देखो कहता है टंगस्टन एटम्स जो हैं आर लोकेटेड एट द क्यूब कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। डब्ल्यू एटम कहां पर है? कॉर्नर पे है। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ डब्ल्यू एटम कितने हो जाएंगे? जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? सर 8 कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है सर, तो डब्ल्यू एटम एक ही होगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अच्छा अब आगे चलो। ऑक्सीजन एटम्स एट द क्यूब एजेस, तो भैया एक बात बता, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? सर ऑक्सीजन का एटम एज पे रखा हुआ है सर, एज कितने होते हैं? 12 होते हैं, और एज वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है सर, तो इसका मतलब ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 3 होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और आगे बढ़ो, कहता है सोडियम एटम्स एट द क्यूब सेंटर। सर सोडियम एटम जो है, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हो जाएंगे? सर वो क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है सर, क्यूब का सेंटर एक ही होता है, उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल में होता है, बस। तो आपने क्या किया, आपको ऐसे क्वेश्चंस करते टाइम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और फिर उसके बाद क्या करना है, इन एटम्स का रेशियो निकालना है। होल नंबर रेशियो होना चाहिए ये वाला। तो देखो आपके सामने जो सोडियम एटम्स है वो कितने हैं? 1 है। और जो ऑक्सीजन सॉरी डब्ल्यू एटम्स है वो भी कितने हैं? 1 है। और जो ऑक्सीजन के एटम्स है वो कितने हैं? 3 है। तो ये एटम्स का रेशियो आ गया, और जो फॉर्मूला बनेगा ये रेशियो बेटा होल नंबर रेशियो होना चाहिए। मैं फिर कह देता हूं, अगर होल नंबर नहीं आ रहा तो उसको बनाओ पहले, है ना। ये जो रेशियो है बेटा ये होल नंबर रेशियो होना जरूरी है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला जो बनेगा कंपाउंड का, वो क्या बन जाएगा कि एक तो है सोडियम एटम, एक है टंगस्टन एटम, और 3 है ऑक्सीजन एटम, NaWO3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? है ना। आप इसको इंपेरिकल फॉर्मूला बोल सकते हो, है ना। ऐसे भी किसी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है कि बताइए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। चलो फिर आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो तुम खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये खुद से करोगे। आगे आओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ आओ देखें, ये वाला क्वेश्चन को करो, देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या कहता है। लिखता है ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ए एंड बी। एक क्यूब 2 एटम से मिलकर बना है, ए एंड बी, ठीक है साहब। एटम्स ए आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। सुनो, एटम ए जो है बेटा, एटम ए कहां कहां प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर प्लस फेस सेंटर, ठीक है। तो बेटा बॉडी सेंटर का तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल में होता है, और फेस सेंटर पे है तो फेस होते हैं 6, और फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स कितना हो गया? 1 + 3 4। ए एटम्स कितने हो गए? 4 हो गए। बहुत बढ़िया बात है,
अच्छा आगे चलो, एटम्स बी कहां प्रेजेंट है? एट सेंटर एंड कॉर्नर, इसको भी गिन लो। एटम्स बी कहां है सर? वो है एज सेंटर प्लस कॉर्नर पे। सर ये भी बहुत आसान है। एज सेंटर कितने होते हैं? 12 होते हैं, और एज सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, 1/4 होता है। कॉर्नर सर 8 होते हैं, और 8 इंटू 1/8 लिख दो। सर ये देखो, ये भी कितना आ गया सर? ये हो गया, ये हो गया 3 + 1। सर ये भी 4 आ रहा है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ए भी आ गया तो। अरे भाई ए और बी का रेशियो निकालो। आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है। सर ये रेशियो 4:4। सर सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 आ रहा है, और सिंपलेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बनता है क्या बनेगा? ए बी बनेगा सर, ए बी बनेगा। बेटा ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको निकालना होता है। क्या करना होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। 4 एटम ए के, 4 एटम बी के, लेकिन आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है, वो बनेगा ए बी। ठीक है, क्लियर? आसान है कि नहीं है भाई? आसान है कि नहीं है बेटा? बताओ। इजी है ना यार, सिंपल सा। आपको बस अगर कंट्रीब्यूशन याद है ना, कंट्रीब्यूशन ध्यान है तो कर लोगे। आओ जी एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए देखो एक और क्वेश्चन क्या लिखता है, सुनियो अच्छे से गौर से। लिखता है ए क्यूबिक सॉलिड हैज 2 एटम्स एक्स एंड वाई। बहुत बढ़िया। एटम्स कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे। एंड वाई कहां प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे। अच्छा, लिखता है इफ 3 एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर। अरे भाई एक बात बताओ, कॉर्नर होते कितने हैं? 8 होते हैं, लेकिन 8 में से कितने एटम्स मिसिंग है? सर 3 एटम मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ एक्स एटम्स कितने हो जाएंगे? सर कॉर्नर पे है एक्स, 8 कॉर्नर होते हैं, लेकिन 3 पे मिसिंग है सर, और कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो नंबर ऑफ एक्स एटम्स कितने हो जाएंगे? 5/8। क्लियर? समझ में आई मेरी बात? और आगे लिखता है कि नंबर ऑफ वाई एटम्स कितने होंगे? साहब वाई एटम कहां प्रेजेंट है? सर 12 एज नहीं, एज सेंटर, फेस सेंटर सॉरी, 6 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। यस। अब इनका रेशियो निकालो, एक्स और वाई का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो। 5/8 और 3 का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कब मिलेगा? जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 8 से मल्टीप्लाई कर दूं? ये भाई बोलना यार, मैथ्स का स्टूडेंट है तुझे, ये तो बताइए। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बनेगा 5:24। बोलो, बस फॉर्मूला बन गया सॉलिड का। फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स तो है 5 और वाई है 24। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या दादा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? आसान है, आसान है, आसान, इजी इजी इजी। आओ देखिए आगे आगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा एक चीज देखो, आ, 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 ये तो कर लोगे क्या तुम? कर लोगे क्या? है भाई? चलो फिर होमवर्क दे दें ये तुम्हें। ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला मैं करवा देता हूं, है ना? ये वाला ये नंबर ऑफ एटम पूछा है बेटा, ये वाला मैं करवा देता हूं, है ना? हाँ ये वाला मैं करवा देता हूं, बाकी होमवर्क दे देंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है ये वाला अपने आप में बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, देखो क्या कहता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इफ गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। कि जो गोल्ड है बेटा, गोल्ड कौन सी यूनिट सेल में प्रेजेंट है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स, नंबर ऑफ एयू एटम्स इन 1 यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? भाई उसकी यूनिट सेल है एफसीसी, और अभी हमने पढ़ा कि एफसीसी की एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? 4 एटम्स होते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ 1 ग्राम में कितनी यूनिट सेल्स होंगी। तो तुम एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, 1 ग्राम में टोटल एटम्स कितने होंगे? तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयू कितने हो जाएंगे? एयू के मोल कितने होंगे? सिर्फ मोल निकालने का फॉर्मूला हम सब लोगों ने सीखा है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अच्छा तो सर इसका मास कितना दे रखा है? 1 ग्राम। सर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 197। बेटा इतने मोल प्रेजेंट है एयू के।
अगर मोल पता लग गए ना तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने में कोई जोर नहीं आएगा। बताओ गोल्ड के एटम्स कैसे निकालोगे? सर मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सर, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। सर मोल है 1/97 और एवोगैड्रो नंबर को एन ही रहने देते हैं। सर इतने एटम्स प्रेजेंट है सर, इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। यस, अरे मेरी बात समझ में आ रही है? गोल्ड के 1 ग्राम में इतने एटम्स प्रेजेंट है गोल्ड के। अब यूनिट सेल कितनी है? आप बोलोगे सर अब तो बहुत आसान हो गया, यूनिटरी मेथड लगा दो। 4 एटम्स ऑफ अगर गोल्ड होते तो 1 यूनिट सेल होती। अरे बोलो ना यार। और हमारे पास टोटल एटम्स कितने हैं? हमारे पास टोटल एटम्स है Na/197 एटम्स है ना। अगर इतने एटम्स हैं गोल्ड के तो कितनी यूनिट सेल हो जाएगी? 1/4 इंटू Na/197। ये भाई ये तुम्हारा काम है, इसको घर पे सॉल्व कर लेना, इतनी यूनिट सेल्स आपको मिल जाएंगी। एक बार बताइए जरा कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ जी, अरे समझ में आ गया क्या बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया है ना? सिर्फ इतना सा काम करना था। पहले इसने लिख दिया है कि भाई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका मतलब 1 यूनिट सेल में 4 एटम होंगे। अब दिया है 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल है, तो मैंने पहले ये निकाला कि 1 ग्राम में गोल्ड के एटम कितने हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मोल निकाले गोल्ड के, फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास है 1, मोलर मास 197 और एटम को निकालने के लिए मैंने मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 एटम्स की 1 यूनिट सेल है, इतने एटम्स की इतनी यूनिट सेल हो जाएगी। बस क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, गोल्ड की जगह कुछ और लिख देगा है ना, एफसीसी की जगह बीसीसी लिख देगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूं। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये IIT JEE 2012 में पूछा गया है ना, तो ये वाले क्वेश्चन सब आप करना होमवर्क में। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क होगा। और भी है क्या कोई? हाँ, ऊपर वाला एक होमवर्क दे ही रखा है। ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही होमवर्क है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या हो गया? आज का होमवर्क हो गया है एक तो डीपीपी नंबर 2 और दूसरा हो गया है जो क्लास में दिया है, बस। ठीक है जी, ये 2 होमवर्क आपके हो गए हैं। चलो फिर आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। तो देखो यार दादा, सुनो मेरी बात, सिंपल सी कहानी इतनी सी है कि यहां पर पूरी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, आपके मार्क्स के लिए की जाती है, आपके नंबर अच्छे आए, आप लोगों का सिलेबस टाइम पे कवर हो, जिससे कि आपको रिवीजन का टाइम मिले, इन सारी चीजों के लिए मेहनत की जाती है ना। और या तो मैं तो यार इतने 1 वीक पूरा बीमार रहा, फिर भी मैंने आप लोगों की एक सिंगल क्लास मिस नहीं करी। सिर्फ उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि यार मैं नहीं चाहता था कि आपका एक भी लेक्चर डिले हो, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो। एक दिन भी अगर आपको रिवीजन का ज्यादा मिले तो उसमें आप लोगों का फायदा है ना। तो ऐसे क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, इससे ना पढ़ाने का फिर रिदम टूट जाता है, फिर एकदम मजा नहीं आता है ना, एकदम से तुम दिल तोड़ देते हो, तो वाली बात गलत हो जाती है फिर, है ना। और वो भी अगर क्लास के स्टार्टिंग में ऐसा हो जाए ना, ऐसा नहीं कि मेरे साथ किसी भी टीचर के साथ होगा ना ऐसा, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो वो काम मत किया करो, सारी चीज तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं हम लोग। यार हम लोग तो इतना सोचते हैं कि कैसे तुम्हारा सिलेबस टाइम पे करवाया जाए, और तुम लोग ही अपना सिलेबस खुद ही डिले करवाने पे तुले हुए हो। मुझे पता है वो टेबल दिख रही थी तुम्हें, वो डायग्राम्स भी दिख रहे थे जो मैंने पहले दिखाए थे, लेकिन तुमने मतलब तुम्हें चाहिए 100%, हर चीज 100 नहीं होता ना यार। दुनिया में कोई भी चीज आइडियल थोड़ी ना होती है ना। तो ऐसे मत किया करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मिलेंगे, कोई बात, रिवाइज करके आना इतना, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।